मोहनजोदारो के खोए शहर के बारे में 10 तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युग के समाज से संबंधित थी जो 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय धरती पर पनपी थी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाने वाली ये शहरी बस्तियां अपनी वास्तुकला और आधुनिक विशेषताओं जैसे कि बेहतरीन सिविल इंजीनियरिंग और अच्छी तरह से चैनल किए गए जल निकासी पैटर्न के कारण अलग दिखती थी। हड़प्पावासियों की नगर योजना उनकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक थी और ऐसे कई शहरों का उनके शिल्प कौशल और व्यापार के कारण बहुत महत्व था। एक शहर 2 भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो अपने समकालीनों कालीबंगन और हड़प्पा की तरह 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी टीला या गढ़ मिट्टी की ईंटों से बने एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचनाएं जैसे कि महान स्नानागार, अन्न भंडार और पुरोहितों का महाविद्यालय शामिल था। इसे मिट्टी की ईंटों से बनी एक मोटी दीवार से सुरक्षित किया गया था। शहर का पूर्वी या निचला हिस्सा भी सुरक्षित था और यह आम लोगों के बसने के लिए था। शहर के इस हिस्से में कई गलियां और छोटी गलियां थीं। इस हिस्से के भीतर गिल्ड सिस्टम के अनुसार कई उपभाग बनाए गए थे। जैसे जैसे लोग यहाँ बसते गए, इस क्षेत्र में दफन प्रथाओं के बारे में बड़ी संख्या में कलाकृतियां और जानकारी मिली। 2 मोहनजोदारो एक आदर्श ग्रिड पैटर्न वाला शहर नहीं था। हालांकि यह माना जाता है कि हड़प्पा की सड़कें ग्रिड पैटर्न ओरिएंटेशन पर बनाई गई थीं, मोहनजोदारो अपने आकार और महत्व के बावजूद एक आदर्श ग्रिड सिस्टम नहीं दिखाता है। भले ही शहरों की योजना पूरी तरह से बनाई गई थी, लेकिन सड़कें हमेशा सीधी नहीं होती थीं और समकोण पर मिलती थीं। निचले शहर में ये सड़कें ही थीं जो इसे 4 ब्लॉकों में विभाजित करती थीं। वे मिट्टी की ईंटों से बनी थीं और अधीनस्थ सड़कों और गलियों से जुड़ी हुई थीं। मुख्य सड़क 2 बैलगाड़ियों को एक दूसरे के समानांतर फिट करने के लिए पर्याप्त थी। 3 इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था थी। जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा शहरों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक थी। हर घर शहर भर में बहने वाली मुख्य नाली से जुड़ा हुआ था। इन परस्पर जुड़ी नालियों को फिर एकीकृत किया गया और इस प्रकार पूरे सीवेज को शहर के परिसर से बाहर फेंक दिया गया। चूंकि इन बंद नालियों को नियमित रूप से साफ करना पड़ता था, इसलिए ढक्कन जानबूझकर चूना पत्थर से बनाए गए थे, जो अन्य चट्टानों की तुलना में अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। हड़प्पा के लोग इन नालियों में बिटुमेन का भी इस्तेमाल करते थे, जो दुनिया में वाटरप्रूफिंग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। 4 मोहनजोदड़ो में बहुमंजिला इमारतें थीं। मोहनजोदड़ो के लोग ऐसे घरों में रहते थे जिनकी विशेषताएं पूरे शहर में एक जैसी थीं। इनमें कमरों से घिरा एक केंद्रीय प्रांगण था। लगभग हर घर में अलग अलग शौचालय और बाथरूम थे। दरवाजे और खिड़कियां हमेशा गलियों में खुलती थीं। कुछ लोगों के हाथों में धन का संकेंद्रण उनके घरों के आयामों से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आम लोग 1 मंजिला घरों में रहते थे, जबकि अमीर लोग 2 या कभी-कभी 3 मंजिला घरों में रहते थे। 5 महान स्नानागार। महान स्नानागार गढ़ परिसर में स्थित एक आयताकार सार्वजनिक तालाब है। कोई नहीं जानता कि एक्रोपोलिस में ऐसे सार्वजनिक स्नानागार क्यों मौजूद थे, लेकिन अक्सर यह माना जाता है कि इन स्नानागारों का आध्यात्मिक महत्व था। फिर भी महान स्नानागार आधुनिक समय की विशेषताओं वाली एक संरचनात्मक कृति है। इसमें तालाब के दोनों ओर सीढ़ियां और चेंजिंग रूम थे। स्नानागार एक तरफ झुका हुआ है ताकि पानी को नियमित रूप से निकाला जा सके। जिप्सम और बिटुमेन का उपयोग करके महान स्नानागार को जलरोधी बनाया गया था। साथ ही यह पानी की आपूर्ति के लिए पास के एक कुएं से जुड़ा हुआ है। इस परिसर के उत्तर और दक्षिण में बड़े प्रवेश द्वार हैं, लेकिन इस तक किसकी पहुंच थी और इसका उद्देश्य क्या था, यह अभी भी अज्ञात है। 6 मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं थे। हालांकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास स्थित था, लेकिन लोग अपनी जरूरतों के लिए निजी और सार्वजनिक कुओं पर निर्भर थे। इस क्षेत्र में कुल 700 कुएं पाए गए हैं। वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नालियां सीवेज से अलग थीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में हर घर का अपना निजी कुआं था। ग्रेट बाथ को भी ऐसे ही एक कुएं से पानी की आपूर्ति की जाती थी। कुल मिलाकर मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा कुएं थे,
जबकि हड़प्पा और धोलावीरा जैसे अन्य शहरों में बहुत कम कुएं थे। 7 हड़प्पावासी बेहतरीन शिल्पकार थे। निचले शहर में जहां मोहनजोदड़ो के लोग रहते थे, वहां बड़ी संख्या में कलाकृतियां मिली हैं। कांस्य की मूर्तियां लोस्टवैक्स तकनीक नामक तकनीक के माध्यम से बनाई गई थीं, जिसका उपयोग अभी भी शिल्प कौशल में किया जाता है। यहाँ एक और प्रतिष्ठित मूर्ति मिली है, जिसमें एक लड़की अपनी बाहें घुटनों की ओर फैलाए खड़ी है और उसका चेहरा उदास है। डांसिंग गर्ल, जैसा कि इसका नाम रखा गया है, अपने समय से बहुत आगे की कही जाती है। ब्रिटिश पुरातत्वविद मोर्टिमर व्हीलर ने इसका वर्णन इस प्रकार किया: एक लड़की जो इस समय अपने और दुनिया के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। मुझे लगता है कि दुनिया में उनके जैसा कुछ नहीं है। 8 यहाँ के लोग आभूषण और आभूषण पहनने के शौकीन थे। मोहनजोदड़ो में विभिन्न उत्खननों से पता चलता है कि यहाँ के लोग कीमती पत्थरों और धातुओं से बने आभूषण बनाने और पहनने के शौकीन थे। हालांकि लैपिस लाजुली और अन्य कीमती पत्थरों को अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र से आयात किया जाता था, लेकिन सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं राजस्थान में खेतड़ी की खदानों से निकाली जाती थी। लोग चूड़ियां और हार पहनते थे। स्टीटाइट और एगेट जैसे अर्धकीमती पत्थरों से बने मोती भी लोकप्रिय थे। सोने और अर्धकीमती पत्थरों से बना 7 धागे वाला हार इस जगह से खुदाई में मिले आभूषणों के सबसे खास टुकड़ों में से एक है। 9 लोग शिव के समान एक आकृति की पूजा करते थे। शुरू में यह माना जाता था कि हड़प्पावासी प्रकृति के उपासक थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था। जन्म और प्रजनन की देवी, जिसे मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, का उनके जीवन में बहुत महत्व था। शाकंभरी या मातृदेवी की बहुत सी टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उनकी मोहरों के माध्यम से हमें पशुपति या आदि शिव के बारे में भी पता चलता है। मोहरों पर पुरुष आकृति में आधुनिक काल के शिव के समान लक्षण हैं। उनके स्पष्ट लिंग और उनकी योग मुद्रा से पता चलता है कि समाज में उनका बहुत महत्व था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वे एक आदिवासी मुखिया और जनजातियों के रक्षक थे, क्योंकि उनके आसपास बहुत से जानवर देखे जाते थे। 10 मोहनजोदारो में नरसंहार। हालांकि इस शहरी सभ्यता के पतन के कारण अभी भी अज्ञात हैं। पहले यह माना जाता था कि आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा के शहरों को लूटा और इस तरह शहर ने अपना महत्व खोना शुरू कर दिया। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। यह मोहनजोदारो में हुआ तथाकथित नरसंहार था, जिसने इतिहासकारों को ऐसे सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। निचले शहर में उसी परिसर में कंकालों का एक समूह मिला था। इसने इतिहासकारों को बाहरी आक्रमण के सिद्धांत के साथ आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि विभिन्न अवलोकन इस तरह के नरसंहार की घटना का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। इतिहासकारों ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई तो ये टीले 2030 तक पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदारो की आगे की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए यूनेस्को से मदद मांगी है।